नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा, शिक्षण और एनसीएफ 2005। आज के इस वीडियो के अंदर अधिकतर जो प्रश्न लिए गए हैं वो एनसीएफ 2005 से संबंधित लिए गए हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है। और अपने साथियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो जल्दी से जुड़ जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपके सामने कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा का, 2 नंबर है अंग्रेजी भाषा का, 3 नंबर है स्पेनिश भाषा का और 4 नंबर है हिंदी भाषा का। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा का, 2 नंबर है अंग्रेजी भाषा का, 3 नंबर है स्पेनिश भाषा का और 4 नंबर है हिंदी भाषा का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है 2013 के अंदर। तो किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सुकरात ने, 2 नंबर है अरस्तु ने, 3 नंबर है भाटिया ने और 4 नंबर है रूसो ने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। 1 नंबर ऑप्शन है सुकरात ने, 2 नंबर है अरस्तु ने, 3 नंबर है भाटिया ने और 4 नंबर है रूसो ने। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी किसे माना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी किसे माना जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेदना को, 2 नंबर ऑप्शन है अभिप्रेरणा को, 3 नंबर है बुद्धि को और 4 नंबर है अधिगम को। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी किसे माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी किसे माना जाता है, संवेदना को माना जाता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि संवेदना ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। ये हमें पता चल गया है कि संवेदना ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। तो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, 2 नंबर है अधिगम, 3 नंबर है प्रत्यक्षीकरण और 4 नंबर है पुनर्बलन। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी संवेदना है, तो दूसरी सीढ़ी कौन सी है ज्ञान प्राप्ति की। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, 2 नंबर है अधिगम, 3 नंबर है प्रत्यक्षीकरण और 4 नंबर है पुनर्बलन। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण जो दे रखा है
वो ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी है या उसे दूसरी सीढ़ी माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आश्रित चर, 2 नंबर है स्वतंत्र चर, 3 नंबर है मध्यस्थ चर और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी क्या है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी साथी लाइव टेस्ट में रोजाना भाग लें। अब 2 दिनों से पीछे क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। अब रोजाना आपकी क्लास होगी तो सभी साथी लाइव टेस्ट रोजाना करें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी आश्रित चर है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 नंबर है मूर्त से अमूर्त की ओर, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 नंबर है मूर्त से अमूर्त की ओर, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र हैं इनके प्रयोग को सुझाव दिया गया है कि इनका प्रयोग अधिकतम रूप से होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है करके सीखने पर, 2 नंबर है रटने पर, 3 नंबर है समस्या हल करने पर और 4 नंबर है उपरोक्त सभी पर। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है आप सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से। करके सीखने पर बल देता है, रटने पर बल देता है, समस्या को हल करने पर या उपयुक्त सभी। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो एनसीएफ 2005 बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, कहाँ से सीखता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मातृ बोली के रूप में, 2 नंबर है चिल्लाने के रूप में, 3 नंबर है व्याख्यान के रूप में और 4 नंबर है गाने के रूप में। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, किस रूप में सीखता है। जल्दी से आपको बताना है। सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, कहाँ से, मातृबोली के रूप में सीखता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वार्षिक योजना, 2 नंबर है इकाई योजना, 3 नंबर है दैनिक पाठ योजना और 4 नंबर है प्रतिमान। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, इकाई योजना बनाई जाती है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या चीज है आपके सामने। पहला ऑप्शन चार्ट, 2 नंबर ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, 3 नंबर है कंप्यूटर और 4 नंबर है सर्वे दृश्य सामग्री। तो जल्दी से बता दो सभी साथी कि शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से कौन सी चीज होगी। जल्दी से बताओ सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो कब बनाया गया था, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2005 में, 2 नंबर ऑप्शन है 2003 में, 3 नंबर ऑप्शन है 2006 में और 4 नंबर ऑप्शन है 2004 में। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में बनाया गया था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग, 2 नंबर है सैंडलर आयोग, 3 नंबर है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और 4 नंबर है कोठारी शिक्षा आयोग। जल्दी से बताएं कि भारत का भाग्य या भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि यह मत किसका है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह मत किसका है, कोठारी शिक्षा आयोग का मत है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब अस्तित्व में आया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1993 में, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 1994 में, 3 नंबर ऑप्शन है 1995 में और 4 नंबर है 2005 में। जल्दी से बताएं कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के कब अस्तित्व में आया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1993 में, 2 नंबर ऑप्शन है 1994 में, 3 नंबर ऑप्शन है 1995 में और 4 नंबर ऑप्शन है 2005 में। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने ये। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ की 1993 में अस्तित्व में आया था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 38, 2 नंबर ऑप्शन है 40, 3 नंबर ऑप्शन है 39 और 4 नंबर ऑप्शन है 29। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। पहला ऑप्शन है 38, 2 नंबर है 40, 3 नंबर है 39 और 4 नंबर है 29। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं।
कि यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय जीवन में या विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, 2 नंबर है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, 3 नंबर है केवल एक सही है और 4 नंबर है केवल दोनों सही है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका क्या होगा कि जो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं। ये टेट के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो इसके अंदर जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों ही इनका दोनों ही महत्व है। या कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों ही उद्देश्य है कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, किस पर दिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञान की संरचना पर, 2 नंबर है अवधारणाओं को रटने पर, 3 नंबर है कठिन सवालों को हल करने पर और 4 नंबर है तेजी से गणित करने पर। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस पे दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि ज्ञान की संरचना पर बल दिया है, 2 नंबर है धारणाओं को रटने पर बल दिया है, 3 नंबर है कठिन सवालों को हल करने पर बल दिया है और 4 नंबर है तेजी से गणित करने पर बल दिया है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस पे दिया है, तेजी से गणित करने पर बल दिया है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सत्तावादी के रूप में, 2 नंबर है अधिनायकीय के रूप में, 3 नंबर है अनुमति परक के रूप में और 4 नंबर है सुविधादाता के रूप में। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बता दें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सत्तावादी के रूप में, अधिनायकीय के रूप में, अनुमति परक के रूप में या सुविधादाता के रूप में। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, 3 नंबर ऑप्शन है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है और 4 नंबर है शिक्षण अन्वेषण है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि शिक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन शिक्षण से संबंधित सत्य नहीं है और बाकी जो दे रखे हैं कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है।
2 नंबर है कि शिक्षण जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है, लेकिन शिक्षण अन्वेषण नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, 2 नंबर है विद्यालय शिक्षा को विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षाओं के रूप में संचालन, 3 नंबर है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो इसके अंदर बताया गया है कि कक्षा 10 की जो परीक्षा होती है वो ऐच्छिक होनी चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, 2 नंबर है परंपरागत पाठ्यक्रम, 3 नंबर है पाठ्य वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम और 4 नंबर है सहसंबंध पाठ्यक्रम। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, 2 नंबर है परंपरागत पाठ्यक्रम और उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है पाठ्य वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम और 4 नंबर है सहसंबंध पाठ्यक्रम। जल्दी से बताएं कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि किस पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। आपके सामने पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, 2 नंबर है परंपरागत पाठ्यक्रम, 3 नंबर है पाठ्य वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम और 4 नंबर है सहसंबंध पाठ्यक्रम। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि किस पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। किस पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। जल्दी से बता दें सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा पाठ्यक्रम अधिगम तत्परता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद एवं छात्रों की आवश्यकताओं पर बल देता है या आधारित है। कि कौन सा पाठ्यक्रम अधिगम तत्परता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद तथा छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम, 2 नंबर है परंपरागत पाठ्यक्रम, 3 नंबर है पाठ्य वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम और 4 नंबर है मूल पाठ्यक्रम। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा पाठ्यक्रम अधिगम तत्परता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद तथा छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो ये सब आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा की प्रक्रिया के
घटक होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कितने घटक होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3, 2 नंबर ऑप्शन है 2, 3 नंबर ऑप्शन है 1 और 4 नंबर ऑप्शन है 4। जल्दी से बताएं सभी साथी कि शिक्षा की प्रक्रिया के घटक कितने होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है, शिक्षा की प्रक्रिया के घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है यशपाल, 2 नंबर है कोठारी, 3 नंबर है इंद्रनाथ, 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है यशपाल, 2 नंबर है कोठारी, 3 नंबर है इंद्रनाथ और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार रीट हो चाहे टेट हो उनके अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है वो सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधारों को सुझाया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, 2 नंबर है सतत मूल्यांकन को, 3 नंबर है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को और 4 नंबर है उपरोक्त सभी को। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधारों को सुझाया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, 2 नंबर है सतत मूल्यांकन को, 3 नंबर है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को और 4 नंबर है उपरोक्त सभी को। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर की, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2 नंबर है स्वास्थ्य विकास मंत्रालय, 3 नंबर है शिक्षा विकास मंत्रालय और 4 नंबर है बाल केंद्रित विकास मंत्रालय। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2 नंबर है स्वास्थ्य विकास मंत्रालय, 3 नंबर है शिक्षा विकास मंत्रालय और 4 नंबर है बाल केंद्रित विकास मंत्रालय। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। सभी साथी लाइव टेस्ट में रोजाना भाग लें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कि बालकों को आज्ञाकारी बनाएं, 2 नंबर है बालकों को प्रेरित कर सकें, 3 नंबर है बालकों को अनुसरण करना सिखाएं और 4 नंबर है बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करें। जल्दी से बताएं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको बताना है कि यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो। आपके सामने पहला ऑप्शन है बालकों को आज्ञाकारी बनाएं, 2 नंबर है बालकों को प्रेरित कर सकें, 3 नंबर है बालकों को अनुसरण करना सिखाएं
और 4 नंबर है बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही होगा कि यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है टेट के अंदर। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि शिक्षकों को बालकों के विचारों को जान सकता है। तो शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है, यहाँ पे के नहीं आएगा कि शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है। किस रूप में जान सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दया दिखाकर, 2 नंबर है दंड दिखाकर, 3 नंबर है अनुकरण करके और 4 नंबर है सहानुभूति द्वारा। जल्दी से बताएं कि शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है किस रूप में? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दया दिखाकर, 2 नंबर है दंड दिखाकर, 3 नंबर है अनुकरण करके और 4 नंबर है सहानुभूति से। जल्दी से सभी साथी बताएं कि शिक्षक बालकों के जो विचार होते हैं उनको किस रूप में जान सकता है? दया दिखाकर, 2 नंबर है दंड दिखाकर, 3 नंबर है अनुकरण करके और 4 नंबर है सहानुभूति से। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षक बालकों के विचारों को सहानुभूति से जान सकता है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न की एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, 2 नंबर है ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना, 3 नंबर है ज्ञान को व्यावसायिक जीवन से जोड़ना और 4 नंबर है ये सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, 2 नंबर है ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना और 3 नंबर है ज्ञान को व्यावसायिक जीवन से जोड़ना और 4 नंबर है ये सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है, क्या चीज शामिल है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बिना बाहर के अधिगम, 2 नंबर है रटत प्रणाली से अधिगम, 3 नंबर है व्याख्यान विधि से अधिगम और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है बिना बाहर के अधिगम, 2 नंबर है रटत प्रणाली से अधिगम, 3 नंबर है व्याख्यान विधि से अधिगम और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बता दें। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है कि बिना बाहर के अधिगम, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आपके सामने प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, 2 नंबर है मानव सत्य, 3 नंबर है स्वराज साधन और 4 नंबर है गीतांजलि। आपको बताना है कि जो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति,
2 नंबर है मानव सत्य, 3 नंबर है स्वराज साधन और 4 नंबर है गीतांजलि। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से होता है? सभ्यता और संस्कृति प्रगति से होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? आपके सामने पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, 2 नंबर है बेंगलुरु में, 3 नंबर है अहमदाबाद में और 4 नंबर है जयपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई। जल्दी से बताएं सभी साथी क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, 2 नंबर है बेंगलुरु में, 3 नंबर है अहमदाबाद में और 4 नंबर है जयपुर में। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शांति के लिए शिक्षा, 2 नंबर है बोझ के लिए शिक्षा, 3 नंबर है व्यापार के लिए शिक्षा और 4 नंबर है लड़ाई के लिए शिक्षा। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि किस पे बल दिया गया है। शांति के लिए शिक्षा, इस पे बल दिया गया है। बोझ के लिए शिक्षा, इस पर बल दिया गया है। व्यापार के लिए शिक्षा, इस पर बल दिया गया है। या लड़ाई के लिए शिक्षा, इस पर बल दिया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है। आपके सामने ऑप्शन है मानसिक विकास, 2 नंबर है शिल्प कला केंद्र और 3 नंबर है व्यवसायिक ज्ञान और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, 2 नंबर है शिल्प कला केंद्र, 3 नंबर है व्यवसायिक ज्ञान और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है। मानसिक विकास है, शिल्प कला केंद्र है, व्यवसायिक ज्ञान है या उपरोक्त सभी है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बता दें क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही होगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना मानसिक विकास की प्रक्रिया है, शिल्प कला केंद्र की प्रक्रिया है, व्यवसायिक ज्ञान की प्रक्रिया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है क्यों किया जाता है आपको बताना है। आपके सामने पहला उद्देश्य ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, 2 नंबर है बालक को आनंदित करने के लिए, 3 नंबर है तथ्यों को सही करने के लिए और 4 नंबर है उपरोक्त सभी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, 2 नंबर है बालक को आनंदित करने के लिए, 3 नंबर है तथ्यों को सही करने के लिए और 4 नंबर है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों
की प्राप्ति हेतु किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है त्रिभाषाई फार्मूला, 2 नंबर ऑप्शन है एकल भाषाई फार्मूला, 3 नंबर है द्विभाषाई फार्मूला और 4 नंबर है बहुभाषा फार्मूला। जल्दी से बताइए सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। क्या है आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। जल्दी से बता दें सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है त्रिभाषाई फार्मूला, 2 नंबर है एकल भाषाई फार्मूला, 3 नंबर ऑप्शन है द्विभाषाई फार्मूला और 4 नंबर है बहुभाषा फार्मूला। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, त्रिभाषाई फार्मूला है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है, 2 नंबर है शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, 3 नंबर है शिक्षण ध्रुवी प्रक्रिया है और 4 नंबर है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका क्या होगा कि शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षण के संबंध में। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है, 2 नंबर है शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, 3 नंबर है शिक्षण ध्रुवी प्रक्रिया है और 4 नंबर है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षण ध्रुवी प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि आपके सामने पहला ऑप्शन है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और 4 नंबर है उक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि आपके सामने पहला ऑप्शन है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें। 2 नंबर है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। 3 नंबर है यह बालक को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और 4 नंबर है उक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, 2 नंबर है विशेष शिक्षा, 3 नंबर है समेकित शिक्षा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए सभी साथी कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, 2 नंबर है विशेष शिक्षा, 3 नंबर है समेकित शिक्षा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दें सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है।
आपके सामने पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, 2 नंबर है विशेष शिक्षा, 3 नंबर है समेकित शिक्षा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा को कहा गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है या था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पेस्टालोजी, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है थायरनडाइक और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा। जल्दी से बताएं कि किसने कहा है या था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पेस्टालोजी, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है थायरनडाइक और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि किसने कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। पेस्टालोजी ने कहा है कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डेवी का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है थायरनडाइक का और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा का। और ये प्रश्न टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डेवी का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है थायरनडाइक का और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लॉक का, 2 नंबर है एरिक्सन का, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने का और 4 नंबर है फ्रोवेल का। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर की ओर प्रकट होती है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लॉक का, 2 नंबर है एरिक्सन का, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने का और 4 नंबर है फ्रोवेल का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर की ओर प्रकट होती है, यह कथन फ्रोवेल का है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, 2 नंबर है एडम्स, 3 नंबर है ब्लूम और 4 नंबर है BF स्किनर। कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है या यह किसने कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, 2 नंबर है एडम्स, 3 नंबर है ब्लूम और 4 नंबर है BF स्किनर। जल्दी से बताइए सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है। जल्दी से बताइए सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जॉन डेवी, वो सही हो जाएगा। शिक्षा को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है, जॉन डेवी ने बताया है। और शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने बताया है। और मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ब्लूम ने बताया है। तो ये आप याद रखना
कि ब्लूम ने तो मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। उसके बाद में आप 44 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है। आपके सामने पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है शिक्षा बिना बोझ की, 2 नंबर है आनंददायी शिक्षा, 3 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा बिना बोझ की, 2 नंबर है आनंददायी शिक्षा, 3 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में शिक्षा बिना बोझ की इस तथ्य पर महत्व दिया गया है, आनंददायी शिक्षा होनी चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इन सभी पर महत्व दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लोक ने, 2 नंबर है जॉन ने, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने ने और 4 नंबर है मेड ने। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लोक ने, 2 नंबर ऑप्शन है जॉन ने, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने ने और 4 नंबर है मेड ने। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि किसने कहा था कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो यह कथन किसका है या यह किसने कहा है, लोक ने कहा है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 46 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण बताए हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डीवी ने, 2 नंबर है जॉन लोक ने, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने ने और 4 नंबर है बीएफ स्किनर ने। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डीवी ने, 2 नंबर है जॉन लोक ने, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने ने और 4 नंबर है बीएफ स्किनर ने। बता दो जल्दी से सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जॉन डीवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था और इसके अंदर 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं शिक्षण के। एक तो होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है सामाजिक वातावरण। तो ये जॉन डीवी ने बताए थे। उसके बाद में 47 नंबर आपके सामने प्रश्न है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पेस्टालोजी का, 2 नंबर है बीएफ स्किनर का, 3 नंबर है थारनडाई का और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा का। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पेस्टालोजी का, 2 नंबर है बीएफ स्किनर का, 3 नंबर है थारनडाई का और 4 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है, पेस्टालोजी का है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस शिक्षा शास्त्री ने
शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन डेवी ने, 2 नंबर है जॉन लॉक ने, 3 नंबर है अरस्तु ने और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन डेवी ने, 2 नंबर है जॉन लॉक ने, 3 नंबर है अरस्तु ने और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जॉन डेवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चुंबक की समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस का, 2 नंबर है जॉन लॉक का, 3 नंबर है अरस्तु का और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया था। एडम्स ने बताया था। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी ने बताया था। तो आपके सामने प्रश्न है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षार्थी ये 2 ध्रुव होते हैं, तो इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन रोस का है। उसके बाद में आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है जन्म न ले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है जन्म ही न ले। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्लेटो, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है गेम्स और 4 नंबर है रूसो। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि किसने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है कि जन्म ही न ले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है कि जन्म ही न लें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है गेम्स और 4 नंबर है रूसो। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह किसने कहा था। प्लेटो ने कहा था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर है अल्बर्ट बांडुरा, 3 नंबर है चोम्स्की और 4 नंबर है टोलमैन। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर है अल्बर्ट बांडुरा, 3 नंबर है चोम्स्की और 4 नंबर है टोलमैन। जल्दी से बता दो सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर है अल्बर्ट बांडुरा, 3 नंबर है चोम्स्की और 4 नंबर है टोलमैन। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो चोम्स्की ने दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है कि NCEP 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि NCEP 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के
बच्चे हैं उनकी भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? आपके सामने पहला ऑप्शन है मातृभाषा, 2 नंबर है राज्य भाषा, 3 नंबर है राष्ट्रीय भाषा और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है आपको कि बच्चों के प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, या राज्य भाषा का माध्यम होना चाहिए, या राष्ट्रीय भाषा का माध्यम होना चाहिए, या इन सभी का माध्यम होना चाहिए। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों की जो प्राथमिक स्तर की भाषा होती है उसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, और ये टेट के अंदर पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1, 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 22 और 4 नंबर है अनेक। जल्दी से बताइए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1, 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 22 और 4 नंबर है अनेक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाओं को बताया गया है, तो इन 22 भाषाओं के अंदर ही एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाया जा सकता है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव को ईश्वर के समीप ले जाया जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 नंबर ऑप्शन है अल्फ्रेड वीने और 3 नंबर है बीएफ स्किनर और 4 नंबर ऑप्शन है जीन पियाजे। जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव को ईश्वर के समीप ले जाया जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव को ईश्वर के समीप ले जाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना बहुत ही जरूरी है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, 2 नंबर है टेलीविजन, 3 नंबर है सजा हुआ ड्राइंग रूम और 4 नंबर है उपयुक्त सभी या उपयुक्त तीनों। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। आप रीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप रीट के बाद अध्यापक बनोगे, ये निश्चित है। सभी जो भी पेपर दें अच्छी उनकी तैयारी हो, वो सब अध्यापक बने, यही दुआ है मेरी। तो अध्यापक बनने के बाद आप रीट का एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद में अध्यापक बन जाते हो, तो उसके बाद आपके घर में क्या चीज़ होना चाहिए? पुस्तकालय होना जरूरी चाहिए, टेलीविज़न होना जरूरी चाहिए, या सजा हुआ ड्राइंग रूम, या ये तीनों ही। जल्दी से बताएं सभी साथी कि आप रीट का एग्ज़ाम देते हो, अध्यापक बन जाते हो। अध्यापक बनने के बाद आप किसको अहमियत देंगे? आपके घर में पुस्तकालय को, टेलीविज़न को, सजा हुआ ड्राइंग रूम को, या उपयुक्त तीनों को। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का होना जरूरी है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुणों को विकसित करता है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्रोवेल, 2 नंबर है जॉन डेवी, 3 नंबर है मोंटेसरी और 4 नंबर है पेस्टालोजी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुणों को विकसित करता है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्रोवेल, 2 नंबर ऑप्शन है जॉन डीवी, 3 नंबर है मोंटेसरी और 4 नंबर है पेस्टालोजी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुणों को विकसित करता है। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फ्रोवेल, 2 नंबर है जॉन डीवी, 3 नंबर है मोंटेसरी और 4 नंबर है पेस्टालोजी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है फ्रोवेल, फ्रोवेल का कथन है कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुणों को क्या करता है? विकसित करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, 3 नंबर है महात्मा गांधी और 4 नंबर है अरविंद कुमार। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 नंबर है स्वामी विवेकानंद, 3 नंबर है महात्मा गांधी और 4 नंबर है अरविंद कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा, 2 नंबर है धर्म, 3 नंबर है जनसंख्या और 4 नंबर है भाषा। जल्दी से बताएं कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा है, धर्म है, जनसंख्या है या भाषा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि यशपाल समिति का उद्देश्य था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था। 1 नंबर ऑप्शन है खेल से शिक्षा, 2 नंबर है बिना बोझ के शिक्षा, 3 नंबर है व्याख्यान शिक्षा और 4 नंबर है भ्रमण पर आधारित शिक्षा। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था। यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? आपके सामने पहला ऑप्शन है खेल से शिक्षा देने का उद्देश्य था या बिना बोझ के शिक्षा ये उद्देश्य था, 3 नंबर है व्याख्यान शिक्षा और 4 नंबर है भ्रमण पर आधारित शिक्षा। जल्दी से बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको बताना है कि यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। प्रोफेसर यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? बिना बोझ की शिक्षा का उद्देश्य था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1992 में, 2 नंबर ऑप्शन है 1993 में, 3 नंबर ऑप्शन है 1995 में और 4 नंबर ऑप्शन है 2005 में। जल्दी से बताएं सभी साथी कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1992 में, 2 नंबर ऑप्शन है 1993 में, 3 नंबर है 1995 में और 4 नंबर है 2005 में। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन 1992 में हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, ये भी टेट के अंदर पूछा जा चुका है 2-3 बार कि यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 15 जुलाई 1993 में, 2 नंबर ऑप्शन है 15 मार्च 1993 में, 3 नंबर है 25 जुलाई 1993 में और 4 नंबर ऑप्शन है 2 जनवरी 1993 में। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये है कि यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर किस मंत्रालय को सौंपी थी। तो किसको सौंपी थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी थी। लेकिन ये रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 15 जुलाई 1993 को सौंपी थी। उसके बाद में आपके सामने 92 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, 2 नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने, 2 नंबर है मुदालियर आयोग ने, 3 नंबर है कोठारी आयोग ने। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, 2 नंबर है प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने, 3 नंबर है मुदालियर आयोग ने और 4 नंबर है कोठारी आयोग ने। तो यह किसने कहा था कि भारी जो बस्ता होता है वो सिर्फ एक बोझ है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। यह किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने कहा था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 63 नंबर प्रश्न है कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के स्कूल बस्ते का औसत भार होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार होना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4 किलोग्राम के लगभग, 2 नंबर ऑप्शन है 3 किलोग्राम के लगभग और 3 नंबर ऑप्शन है 5 किलोग्राम के लगभग और 4 नंबर ऑप्शन है 2 किलोग्राम के लगभग। जल्दी से बताएं सभी साथी कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपके सामने पहला ऑप्शन है 4 किलोग्राम के लगभग, 2 नंबर ऑप्शन है 3 किलोग्राम के लगभग और 3 नंबर ऑप्शन है 5 किलोग्राम के लगभग और 4 नंबर ऑप्शन है 2 किलोग्राम के लगभग। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो औसतन भार कितना होना चाहिए? 4 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। उसके बाद में बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान विस्फोट की अवधारणा संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ज्ञान विस्फोट की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा आयोग से, 2 नंबर है प्रोफेसर यशपाल कमेटी से, 3 नंबर है मुदालियर आयोग से और 4 नंबर है कोठारी आयोग से। कि ज्ञान विस्फोट की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा आयोग से, 2 नंबर है प्रोफेसर यशपाल कमेटी से, 3 नंबर है मुदालियर आयोग से और 4 नंबर है कोठारी आयोग से। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ज्ञान विस्फोट की अवधारणा संबंधित है। जल्दी से सभी साथी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर यशपाल कमेटी से संबंधित है,
2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा प्रोफेसर यशपाल कमेटी से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद में आपके सामने 65 नंबर प्रश्न की प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 घटाकर कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से घटाकर कितना कर दिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1:30, 2 नंबर ऑप्शन है 2:40, 3 नंबर ऑप्शन है 1:35 और 4 नंबर ऑप्शन है 1:25। जल्दी से बताएं सभी साथी कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से घटाकर कितना कर दिया गया है या कितना कर दिया। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1:30, 2 नंबर ऑप्शन है 2:40, 3 नंबर ऑप्शन है 1:35 और 4 नंबर ऑप्शन है 1:25। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात जो पहले 1:40 था उसको घटाकर 1:30 कर दिया है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिना बोझ की शिक्षा नामक रिपोर्ट को जमा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिना बोझ की शिक्षा नामक रिपोर्ट को जमा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल शर्मा, 2 नंबर है ऑप्शन है आपके सामने प्रोफेसर यशपाल कपूर, 2 नंबर है प्रोफेसर यशपाल आर्य, 4 नंबर है प्रोफेसर यशपाल अग्रवाल। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि बिना बोझ की शिक्षा नामक रिपोर्ट को जमा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से बताएं सभी साथी कि इसका आंसर क्या होगा कि बिना बोझ की शिक्षा नामक रिपोर्ट को जमा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्या आता है आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, 2 नंबर है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, 3 नंबर है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्या आता है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, 2 नंबर है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने की परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर का जो जीवन है उससे भी जोड़ना, पढ़ाई को रटत जो प्रणाली है उससे मुक्त करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये सारे के सारे इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, 2 नंबर है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, 3 नंबर है सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक नंबर ऑप्शन दे रखा है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, 2 नंबर है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, 3 नंबर है सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है क्या है।
ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। 2 नंबर है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। 3 नंबर है सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। और 4 है नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 69 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिरुचि के अनुरूप। 2 नंबर है आर्थिक स्तर के अनुरूप। 3 नंबर है सामाजिक स्तर के अनुरूप। और 4 नंबर है शारीरिक स्तर के अनुरूप। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिरुचि के अनुसार। 2 है आर्थिक स्तर के अनुरूप। 3 नंबर है सामाजिक स्तर के अनुरूप। और 4 नंबर है शारीरिक स्तर के अनुरूप। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अभिरुचि के अनुरूप वो सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 70 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। किस रूप में होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में। 2 नंबर है आदेश के रूप में, आदेशक के रूप में। 3 नंबर है एक नेता के रूप में। और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में। 2 नंबर है आदेशक के रूप में। 3 नंबर है एक नेता के रूप में। और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है आपके सामने एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है उनकी मातृभाषा में। 2 नंबर है अंग्रेजी में। 3 नंबर है हिंदी में। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी में। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। जल्दी से बताएं सभी साथी। आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उनको शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उसके बारे में 72 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षाएं। 2 नंबर है दैनिक गतिविधियां। 3 नंबर है अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका क्या हो सकता है। वार्षिक परीक्षाएं। 2 नंबर ऑप्शन है दैनिक गतिविधियाँ। 3 नंबर है अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से सभी साथी बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधियां। 2 नंबर ऑप्शन सही
हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 73 नंबर प्रश्न है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है अपनी असफलता को, 2 नंबर है स्कूल की असफलता को, 3 नंबर है समाज की असफलता को और 4 नंबर है परिवार की असफलता को। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है अपनी असफलता को, 2 नंबर है स्कूल की असफलता को और 3 नंबर ऑप्शन है समाज की असफलता को और 4 नंबर है परिवार की असफलता को। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2 नंबर है नेशन करिकुलम फ्रेमवर्क और 3 नंबर है नेशनल करिकुलम होमवर्क और 4 नंबर है इनमें से कोई भी। जल्दी से बताएं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2 नंबर है नेशन करिकुलम फ्रेमवर्क और 3 नंबर है नेशनल करिकुलम होमवर्क और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 का जो दिया गया इसका फुल फॉर्म है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 75 नंबर प्रश्न है और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 1। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी। जल्दी से बता दो आप सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी? 4 नंबर की संरचना थी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित हर बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब की बार यदि रीट के अंदर प्रश्न आएगा तो इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो साथी चैनल पर नए हैं वो साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों ने पहले से जो यूनिट हैं उनके वीडियो जो आ चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें क्योंकि उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।